क्लाउड सीडिंग को लेके। तो अभी दिल्ली में 2 बार इसके ट्रायल्स करे गए, पर दोनों ही बार अनसक्सेसफुल रहे हैं। रीजन क्या बताया आईआईटी कानपुर और जो आपका बाकी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कि मॉइस्चर कंटेंट उतना उतना था ही नहीं जितना क्लाउड सीडिंग के लिए रिक्वायर्ड रहता है। दिल्ली में जो ह्यूमिडिटी थी वो 10 to 15% थी, पर जो आपकी क्लाउड सीडिंग है वो डिमांड करती है कि एटलीस्ट 50 to 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तभी आपकी जो क्लाउड सीडिंग है वो सक्सेसफुल रहती है। फिर भी आपको जो क्लाउड सीडिंग एज अ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी आईआईटी कानपुर के साथ मिलके यहाँ पे ट्राई करा कि पॉल्यूशन का जो लेवल इंक्रीज हो रखा था, एयर क्वालिटी डिग्रेड हो रखी थी दिवाली के बाद, तो उसको रिड्यूस करा जा सके। अब देखो, जो दिवाली आती है आपकी आती है मानसून के बाद, पोस्ट मानसून टाइम चला होता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन अगर देखोगे काफी ड्राई रहती है, तो ह्यूमिडिटी ऑब्वियस सी बात है लो हो जाती है, पर जो पॉल्यूटेंट्स है वो एकदम से इंक्रीज कर जाते हैं। यहाँ पे आपके दोनों तरह के पर्टिकुलेट मैटर्स आ जाएंगे, वो चाहे 2.5 साइज के हैं यानी कि छोटे साइज के, या फिर 10 साइज के हैं, वो मैटर नहीं करता, ये इंक्रीज कर जाता है। पर रिजल्ट जो थे वो डिफरेंट आते हैं, और जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है उन्होंने बोला कि ह्यूमिडिटी उतनी अवेलेबल थी ही नहीं, ऊपर से पोस्ट मानसून सीजन था, जिसकी वजह से ये दोनों ही ट्रायल फेल हो चुके हैं। रादर देन क्लाउड सीडिंग पे फोकस करने से हमें पॉल्यूशन जो एमिशंस हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से आती है। क्लाउड सीडिंग क्या होती है, तो ये इमेज ध्यान से देखो। सबसे पहले एक एयरक्राफ्ट यूज करा जाता है, और एयरक्राफ्ट में रखी होती है सिल्वर आयोडाइड। अब जरूरी नहीं है सिल्वर आयोडाइड का ही यूज करा जाए, पर वो सबसे बेनिफिशियल मानी जाती है। कम पॉल्यूशन उससे बाद में कॉज होता है, क्योंकि जब आप बारिश करवाओगे तो बारिश का कंपोनेंट होगा वो भी तो जमीन पे ही आएगा, तो जो भी इंग्रेडिएंट आप उसमें यूज करोगे वो दोबारा से नेचर में वापस आएगा। अब जब आपने एयरक्राफ्ट यूज करा, यहाँ पे क्या केमिकल डला होगा, तो सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड भी यूज कर लिया जाता है। मल्टीपल चीजें होती हैं। सिल्वर आयोडाइड भी अकेला यूज नहीं करा जाता, ये प्रोपेन की फ्लेयर्स के साथ यूज करा जाता है। प्रोपेन के साथ एक फ्लेयर बनाई जाती है, मतलब थोड़ी हीट प्रोवाइड करी जाएगी, टेम्परेचर हाई करवाया जाएगा, ताकि अगर ऊपर कोल्ड ड्रॉपलेट्स हैं वो भी पिघल जाएं। और हाइग्रोस्कोपिक नेचर, आपने एक वर्ड पढ़ा था हाइग्रोस्कोपिक, क्या मतलब होता है इसका? ठीक है, ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो सिल्वर आयोडाइड होता है इसका भी नेचर कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक। मतलब जहां पे आपका क्लाउड फॉर्म होगा उसके बिल्कुल सेंटर में एजीआई अकमुलेट करता जाएगा, और इसके साथ साथ ये जो बबल है ये बड़ा होता जाएगा, एक क्लाउड का फॉर्म ले लेगा, साइज इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है आपकी सिल्वर आयोडाइड की। तो प्लेन्स के थ्रू गए, वहां पे स्प्रेइंग करी सिल्वर आयोडाइड की। हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से जो भी आसपास वाटर ड्रॉपलेट अवेलेबल होगी वो सारी अट्रैक्ट करेगी, और एक टाइम पे क्लाउड का साइज इंक्रीज करेगा, और वहां पे फिर बारिश हो जाती है। पर कंडीशन क्या बोली कि एटलीस्ट 50 to 60% तक की ह्यूमिडिटी आपके एनवायरमेंट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया क्लाउड सीडिंग। तो देख लो यहाँ पे क्या क्या चीजें और भी यूज करी जाती हैं। और अगर टेम्परेचर और ज्यादा लो हो तो रेन की जगह पे स्नोफॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड वहां पे वेरी कर जाएगा। मैकेनिज्म में कंपोनेंट्स याद रखिएगा, एक सिल्वर आयोडाइड आपने देख लिया, देन पोटेशियम आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड का भी यूज करा जाता है। इवन ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होती है? जो सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेचर इसका ड्राई होता है, पर अगर आपके नेकेड हैंड उसके ऊपर लग जाते हैं वो जल सकते हैं। तो चलो, ड्राई आइस भी यूज करी जाती है, और क्लाउड्स की फॉर्मेशन करवाई जाती है जब इनका एयरक्राफ्ट के जरिए स्प्रे होता है। उसके बाद कैसे फॉर्म होता है? तो कंडेंसेशन प्रोसेस से। याद है ना आपको, जब टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर फॉर्म में। पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर लो हो जाता है, तो जहां पे ये पहले वेपर्स थे बाद में किसकी फॉर्म ले लेंगे? लिक्विड की, यानी कि कंडेंसेशन होगी। जो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुए उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और न्यूक्लिया, न्यूक्लिया मैंने आपको बता दिया, सेंटर में आपका जो सिल्वर आयोडाइड होगा वो सेंटर बनेगा, हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में, और उसके आसपास क्या आती रहेंगी? वाटर ड्रॉपलेट्स। अब हाइट ज्यादा है तो वो जो पानी है वो क्या करेगा? क्रिस्टल की फॉर्म लेना शुरू कर देगा, यानी कि वो ठंडा पड़ जाएगा और क्लाउड की फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगी। जैसे ही वजन उसका इन बढ़ेगा या फिर उसका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, उसके बाद वो बरस जाएगा, तो बारिश वहां पे हो जाती है। क्लाउड सीडिंग से जरूरी नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि क्लाउड बना रहा है, ये क्लाउड नहीं ये बना रहा है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर था। चलिए जी, बाकी आपने थोड़ी सी बॉडीज याद रखनी है। सो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने बोला वो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी। बाकी इनका एक एक्सपेरिमेंट भी चल रहा था, क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट। अब जैसे कुछ कंट्रीज हैं
जैसे यूएई वगैरह आप देखते हो, वहां पे भी दुबई बार बार न्यूज में आ जाता है, जबकि वहां पे डेजर्ट कंडीशन आपको ज्यादा मिलेगी, फिर भी वो लोग बारिश करवा देते हैं। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। हमें बार बार एयरक्राफ्ट भेजने पड़ते हैं, उन्होंने ड्रोन ही वैसे बना लिए कि उस हाइट तक हम ड्रोन को भेज सके। तो कहीं ना कहीं जब जेट प्रोपल्जन होती है, यानी कि जो आपका एयरक्राफ्ट है उसका फ्यूल बर्न करता है, उससे भी टेम्परेचर ग्रेडियंट वहां पे वेरी कर जाते हैं। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी ही छोटी यूज करी, और जो मेन फोकस था सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करने का, वो वहां पे यूज कर लिया। तो ये सारी वेरिएशन आ जाती है अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड नहीं है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, आईआईटी कानपुर सारे इसमें इन्वॉल्व है कि हमें ये जो क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन और प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश और जो स्नोफॉल आपका रहता है, उनके ऊपर और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, ताकि हमारी टेक्नोलॉजी और ज्यादा एनहांस हो सके। अब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे गए थे आपके 2009 से लेके 2019 तक, और जो रेनफॉल करवाई गई है वो 46% देखी गई है अंडर फेवरेबल कंडीशन। मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए आपके एनवायरमेंट में, तभी हो पाई है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन्होंने क्लाउड सीडिंग का मेथड का यूज करा है, जहां पे ड्रॉट रीजन बना रहता है, तो उन एरियाज में काफी रिलीफ मिला है। और चाइना तो एक्सटेंसिवली यूज कर रहा है क्लाउड सीडिंग को। बहुत सी कंट्रीज ऐसी जो आज के टाइम पे क्लाउड सीडिंग का एक्सटेंसिवली यूज कर रही है। और बाकी जो सबसे रिनाउंड एग्जांपल है, यूएई आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया। सऊदी अरेबिया में तो आपने देखा था मेजोरिटी ऑफ द एरिया एक बड़े से रेगिस्तान के साथ फुल है, कौन सा, रूबल खाली, तो वाटर स्कैरसिटी वहां पे रहती है। नाउ एप्लीकेशन क्या क्या होती है क्लाउड सीडिंग की, तो अब देखो दिल्ली में ही क्लाउड सीडिंग यूज करी गई। मेन रीजन क्या था, क्या बारिश करवाना था? नहीं, पॉल्यूशन के लेवल को रिड्यूस करना था। जो हवा के अंदर पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज कर जाते हैं उसको रिड्यूस करना। जैसे एग्जांपल दिल्ली, डिस्पर्सिंग फॉग नियर एयरपोर्ट्स और हाईवेज। अब जैसे सर्दियां आती हैं तब हवा वैसे ही भारी हो रखी होती है, टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ज्यादा हाइट पे जा ही नहीं पाते, वहीं पे जम जाते हैं। वहां पे खैर क्लाउड सीडिंग जो है वो फेल होता हुआ देखा है कई बार। और उसके अलावा जो हेल स्टॉर्म वगैरह है उनको सप्रेस करना। हार्वेस्टिंग के टाइम पे कई बार हेल स्टॉर्म के चांसेस बनते हैं, पहले उनको बरसा दीजिए। मतलब एजीआई का स्प्रे करा, पहले ही वो बरस गए, तो जो आपका हार्वेस्टिंग पीरियड आएगा, जब फ्लावरिंग होगी आपके प्लांट या ट्री जिस मर्जी चीज की, वो पहले ही रुक जाएगी फिर। तो ये सारी एप्लीकेशंस आपकी क्लाउड सीडिंग की रहती है। अब इसमें कुछ मेथड्स भी हैं। नंबर 1 आपने पूरा डिटेल में देख लिया, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, जिसमें एजीआई का नेचर ही क्या था कि उसने अपनी तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स को अट्रैक्ट करा। एक आता है आपका स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। अब यहाँ पे भी जो सिल्वर आयोडाइड है उसी का यूज करा जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी क्लाउड्स बने होंगे, पर ड्यू टू सर्टेन कंडीशन हवाओं का रुख इस तरह से होगा, वो आपस में मर्ज नहीं कर रहे होंगे। कई बार आपने नोटिस करा होगा, घने बादल आते हैं पर हवा के फ्लो के साथ ही चले जाते हैं, बारिश होती नहीं है। तो उसका भी यूज करा जा सकता है, वहां पे भी सिल्वर आयोडाइड डाले जाते हैं, तो जो छोटे छोटे बादल होते हैं आपस में कनेक्ट करते हैं। स्टैटिक पहले से ही थे, वहां पे स्टेगनेंट थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, तो एजीआई जब आप वहां पे स्प्रे करोगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे पूरे के पूरे क्लाउड को आपस में अट्रैक्ट करवाएगा। एक आता है डायनामिक क्लाउड सीडिंग। अब डायनामिक आ गया तो मतलब जब मूवमेंट में होंगे आपके क्लाउड्स, तो उस टाइम पे भी आप सिल्वर आयोडाइड का यूज करके वहां पे क्लाउड सीडिंग कर सकते हो। एप्लीकेशन तो नंबर 1 तो एग्रीकल्चर में ही आ गई। जैसे आपने कुछ स्टेट्स देखी, महाराष्ट्र देखा, कर्नाटका देखा, यहाँ पे ड्रॉट रीजन्स थे, तो वहां पे जब बारिश करवाई गई तो काफी सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए। वाटर स्कैरसिटी के साथ साथ जो आपकी फसल थी वो भी होगी। जैसे एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्षाधारी, ये कर्नाटका ने चलाया था। और ये जो वर्षाधारी है, वर्षा मतलब बारिश, ठीक है, तो यहाँ पे बारिश हुई, इस प्रोजेक्ट के अंडर कर्नाटका ने इसको चलाया, क्लाउड सीडिंग का यूज करके यहाँ पे बारिश करवाई गई थी, तो वर्षाधारी। उसके अलावा पावर जनरेशन में यूज करा जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये काफी सक्सेसफुल रहा है, बेशक आपके अपने इंडिया के अंदर नहीं है, तो वो लोग तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। मतलब अगेन जब अपने ऑस्ट्रेलिया का मैप देखा था तो क्या बोला था, बीच में तो सारा एरिया डेजर्ट वाला है, तो वाटर स्कैसिटी वहां पे भी बनी रहती है। उनके तो आर्टिशियन एक्यूफर्ट्स होते हैं, उससे ही वो सारी पानी की डिपेंडेंसी शो करते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एक चैलेंज बन जाता है इन कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे इन्होंने तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी है। एंड वाटर एंड एयर पॉल्यूशन का कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट है वो भी आपके जब वाटर इवेपोरेट करता है तो उसके साथ मूव करते हैं। इसके अलावा लिमिटेशंस क्या क्या हैं क्लाउड सीडिंग को यूज करने पे, तो नंबर 1, अगर ऐसे क्लाउड आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है, जिनमें इनफ मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्लाउड सीडिंग फेल हो जाता है। दिल्ली में 2 बार ट्राई करे, दोनों बार वो लगभग अनसक्सेसफुल ही रहे हैं, हल्की सी ड्रिजलिंग हुई पर उससे थोड़ी पॉल्यूटेंट नीचे आए। तो एक जो नंबर 1 पॉइंट आपका रहेगा कि रेन बियरिंग क्लाउड्स होने चाहिए। लगभग 50% अगर मॉइस्चर कंटेंट होगा तभी आपकी क्लाउड सीडिंग यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएगी। आईएमडी ने भी यही चीज बोली। और ऊपर से पोस्ट मॉनसून का टाइम चल रहा है,
अक्टूबर टू दिसंबर मानसून तो निकल गया, फ्लड्स आके चले गए, उसके बाद जाके दिवाली आई, सभी ने पटाखे करे और पॉल्यूशन का जो कंटेंट था वो इंक्रीज कर जाता है, तो पोस्ट मानसून वैसे भी क्लाउड सीडिंग के फेलियर के चांसेस बनते हैं। उसके बाद टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर लेवल है, ये सारे आइडियल होने चाहिए क्लाउड सीडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपकी क्रिएट होती है फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, तो एक रीजन वो भी बन जाता है जिसकी वजह से जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो आपके हिमालयन जोन्स की तरफ ज्यादा जाता है। देखो जब मॉनसून आता है तो हिमाचल वाले एरियाज में बारिश चल रही होती है, बाकी जगह पे रुक जाती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी एक लिमिटेशन पुट करते हैं क्लाउड सीडिंग के अगेंस्ट। एंड लिमिटेड एंड टेम्परेरी इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है पॉल्यूशन से, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो आईएमडी इवन हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यही बोलता है, रादर देन कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप बार बार क्लाउड सीडिंग का यूज करें, पॉल्यूशन एमिशन के ऊपर कंट्रोल करिए। एनवायरमेंटल रिस्क रहते हैं, अब आपने बारिश करवाई, बोला कि बारिश हुई, पॉल्यूटेंट नीचे आए, पर जमीन के साथ तो दोबारा से मर्ज करके वो दोबारा से वाटर बॉडी में जाएंगे, तो वो एक सर्कुलर लूप बन जाता है वहां पे, तो एक रीजन ये भी है। अकाउंटेबिलिटी रिस्क, फ्लडिंग और एक्सट्रीम रेनफॉल वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, कई बार ये कंडीशंस भी देखी गई हैं जहां पे डायनेमिक फॉर्म ऑफ क्लाउड सीडिंग यूज करी थी। डायनेमिक क्लाउड लग गया ना पता, मूवमेंट में जब क्लाउड थे उस टाइम पे आपने सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे करवाया। और रिसोर्सेज की मिस एलोकेशन हो रखी है, अपने को इन्वेस्ट करने की जरूरत है, सॉल्यूशन पे फोकस करने की जरूरत है जो टुवर्ड पॉल्यूटेंट्स हो, क्योंकि उनको कैसे रिड्यूस करना है। इसके अलावा जरूरी नहीं होता आपकी जो क्लाउड सीडिंग है वो हमेशा वर्क करेगी, कब भी अच्छे से काम करेगी तो वही आ जाएंगी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। एक केस स्टडी है यहाँ पे सोलापुर सिटी की, महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पे जब क्लाउड सीडिंग करी थी तो वो पड़ी थी अपने को 18 पैसा पर लीटर, पर यहाँ पे काफी सक्सेसफुल रही थी। क्यों? क्योंकि जो एनवायरमेंट था उसमें ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा हुआ करती थी। अभी जैसे गर्मियां गई, गर्मियों में ह्यूमिडिटी कंटेंट यहाँ पे ठीक ठाक होता है, उस टाइम पे क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल रहेगी। तो ये वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप एज अ केस स्टडी मेंशन कर सकते हो सोलापुर सिटी की कि यहाँ पर क्यों सक्सेसफुल रही। तो कंडीशन जो थी दैट वाज आइडियल, जिसकी वजह से सोलापुर सिटी में क्लाउड सीडिंग हमेशा ही सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा परसिस्टेंट कॉज क्या क्या है एयर पॉल्यूशन का दिल्ली में? तो नंबर 1, व्हीकल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखे हैं। अब देखो पॉपुलेशन ज्यादा है, आप हिस्ट्री भी जब पढ़ते हो, मेडिवल इंडिया के बारे में जब पढ़ते हो, तो दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है। तो उसके बाद 1947 में हम आजाद होते हैं, तो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो किस तरफ जाती थी? दिल्ली डेवलप था उस टाइम के हिसाब से, तो पॉपुलेशन वहीं पे शिफ्ट करने लगी। आज के टाइम पे वहां पे व्हीकल भी बहुत ज्यादा है, जाम ठीक ठाक लगा होता है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ टकराई होती है पर कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे टकरा के दिखाओ, दोनों पहले लड़ाई करेंगे, क्योंकि वहां पता है कि व्हीकल इतनी ज्यादा है, ट्रैफिक इतना ज्यादा है, तो वो मैटर नहीं करता। तो नंबर 1 तो वही है, व्हीकुलर एमिशन। ऊपर से जहां पे आपका फ्यूल बर्न करता है वहां पे लेड कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, जो लेड का बना है। अब लेड भी क्या है? हैवी मेटल है, पॉल्यूशन कॉज करेगा। पर्टिकुलेट मैटर यहाँ पे बनते हैं, बड़े साइज के भी आते हैं, छोटे साइज के भी आते हैं, 10 भी 2.5 भी। तो और उसके अलावा कई बार इनकम्प्लीट कंबशन रह जाती है आपकी फ्यूल की, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस भी रिलीज होती हैं। तभी तो आपने फेस करा होगा जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा होता है गर्मियों के टाइम पे, बड़ी घुटन सी होती है, क्योंकि वो कंबस्टिबल नहीं होता है फ्यूल उस टाइम पे, तो सीओ का लेवल भी इंक्रीज कर रहा है। व्हीकुलर एमिशन कौन से वाला? नहीं, अब देखो डिपेंड, अब ये तो पॉल्यूशन वाला था ना, इसको तो पी के बीमार ही पड़ना है हमने, हैवी मेटल्स वगैरह सारी प्रेजेंट होंगी। ये वही है जो क्लाउड के अंदर होते हैं। अब अपर एरियाज में तो बोल देते हैं कि साफ ही है पानी, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है। दिल्ली वाला पानी पियोगे तो शायद बीमार पड़ जाओगे, पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा है हवा के अंदर। कौन से वाला? हाँ, फिर वो साफ खुद ही हो जाएगा ना, फिर तो वो एक्चुअल वाटर ड्रॉपलेट्स है। यहाँ पे आपने सिल्वर आयोडाइड पहले से स्प्रे कर रखा है, आयोडीन भी रिएक्ट करता है बॉडी में अगर ज्यादा क्वांटिटी में जाता है, तो खैर केमिकल जब यूज होते हैं वो ड्रिंकेबल नहीं होता है एटलीस्ट, ठीक है। चलो, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। अब देखो पंजाब और हरियाणा में पराली वगैरह जलाई जाती है, स्टबल बर्निंग करी जाती है, अगेन हवाओं का रुख कुछ ऐसा बनता है, वो भी दिल्ली की तरफ ही चलता है, और उस वजह से भी यहाँ पे पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। बाकी इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन, इसका पॉल्यूशन तो आज भी होता है। आपने देखा होगा कि पहले किसी गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर बिल्डिंग को बनाने दिया जाता है, बाद में उसकी डिमोलिशन कर रहे होते हैं, फिर जो आसपास की बिल्डिंग्स होती हैं उनको कवर करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा धूल उड़ने वाली है, तो उससे भी पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं। 3-4 दिन तक तो वो धूल ही नहीं बैठ पाती है जहां पे वो इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने डिमोलिश करी होती है। इसके बाद फर्नेस फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, वो सारी चीजें आ जाएंगी, टॉक्सिक एमिशन आपको मिलेंगे। बाकी मेट्रोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर मैंने आपको बता दिए, एक तो विंड का फ्लो,
ठीक है, वो आपने देखा पंजाब से हरियाणा, फिर दिल्ली वाला जो एरिया है वो आपका प्लेन आ जाता है, फिर वो विंड वहीं पे मूव कर रही है, तो सारे पॉल्यूटेंट भी वहीं पे सर्कुलेट कर रहे हैं, वीक विंड्स होती हैं। टेम्परेचर लो और टेम्परेचर इन्वर्जन, आग बस सर्दियों वाला मौसम आ रहा है, आपको एक आर्टिकल बार बार न्यूज में मिलेगा कि जो दिल्ली का स्मॉग है वो और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर लो, ऊपर से हवाएं ऊपर की तरफ नहीं उठ पाएंगी, वो एक ही लेयर बना के वहीं पे आपको क्लाउड दिखाई देंगे कि जमीन के ऊपर फॉर्म हो रखे हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन वन ऑफ द रीजन जो आपको दिल्ली के केस में मिलता है। इसके अलावा सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या है जिससे दिल्ली का एयर पोल्यूशन क्राइसिस रिड्यूस करा जा सकता है? तो जो आपने प्रॉब्लम्स पड़ी उन्हीं को ठीक करना पड़ेगा कि जो एमिशन है अगर आपको पता है कि ज्यादा रिलीज हो रहे हैं तो उनको कंट्रोल करिए। जैसे लेड कैटालिटिक कन्वर्टर मैंने बोला, अब उसको बोला जाता है कि प्लेटिनम जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसके साथ कन्वर्ट कर दो, पर अगर जो आपका प्लेटिनम कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उसको ऐड करेंगे वो महंगा पड़ेगा, गाड़ी की जो कॉस्ट है वो खुद ही बढ़ जाएगी, तो लेड के ऊपर चली होती हैं आज भी कंट्रीज। इंडस्ट्रियल एंड पावर रेगुलेशन, यहाँ पे जो आपकी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उन्होंने मॉनिटरिंग करी और उन्होंने बोला कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाइए, यहाँ पे ग्रेडिंग कर दी जाती है कि एयर क्वालिटी कैसी थी, कैसा रिस्पांस यहाँ पे टीम्स ने कंडक्ट करा। और बाकी जो आपके कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है, इंडिया की अगर बात करें तो कोल का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, नंबर 1 रैंकिंग हमारी थी। और यहाँ पे बोला है फेस्ड आउट कोल बेस्ड पावर प्लांट, इसका मतलब है फेस्ड आउट, ऐसा नहीं करना है कि एकदम से कोल के ऊपर से डिपेंडेंसी अपनी खत्म करो, थोड़ा थोड़ा रिमूव करना शुरू करो। मतलब अगर एक इंडस्ट्री है तो थोड़ा सा जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो विंड के थ्रू, पर विंड्स का यहाँ पे यूज नहीं करा जा सकता, ऑलरेडी वीक होती है, तो मतलब ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आओ, फेज आउट करिए अपने जो कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट वन ऑफ द प्रॉब्लम रहती है, तो जैसे इंदौर जैसी सिटी है जिन्होंने अपने वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर किया है, उनकी रूल बुक वहां से लाई जाए, इंस्पिरेशन वहां से ली जाए, क्योंकि डंपिंग जो दिल्ली में है वो पहाड़ी बन चुके हैं, उसके ऊपर फर्दर ट्रक घूम रहे हैं, स्लम्स बन गए हैं, मतलब एक पूरी सिटी ही बैठ चुकी है डंपिंग साइट्स के ऊपर। ये फेंकते नहीं है, यहाँ पे इन्होंने साइंस एंड टेक का यूज करा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करा, ऐसे प्रॉपर कंटेनर की फॉर्म में आप सोच सकते हो, एक बड़ा सा कंटेनर है, वहां पे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सारा डाला जाता है। आइडियोनेला सिकेंसिस आपने पढ़ा था, प्लास्टिक डिग्रेडिंग बैक्टीरिया, उसका भी उन्होंने यूज करा, प्रॉपर यूज करा, टाइम कंज्यूमिंग था। बाद में वो जो डंपिंग साइट्स थी वो बिल्कुल खाली हो जाती हैं, जो पार्क्स बनाए हैं वो थोड़े सस्टेनेबल हैं, आपको टिकट परचेज करनी पड़ती है तो उससे इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। आपने डंप थे वो भी खत्म किए और इकोनॉमी में भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन शो करा। हाँ हाँ, सारे सारे लिखे थे ना उसमें, पॉलिएस्टर है, सिलिकॉन्स है, लगभग सारे खा लेते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम एक दिन हमने केस स्टडी में करी थी कि आपको पूरी सर्वेलियांस रखनी पड़ेगी वहां पे, आप ऐसे ओपनली नहीं उसको रख सकते, तो बड़े बड़े चैम्बर्स बनाए गए होते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा आइटम्स को सेलेक्ट करा जाता है और फिर जो वेस्ट है उसको दोबारा से डिग्रेड करवाया जाता है। जो बायोडिग्रेडेबल वाली फॉर्म होती है आपकी, वो खाद की फॉर्म में फिर यूज हो जाती है, उसको बेचा जाता है, तो इकोनॉमी भी आपकी सस्टेन कर रही है। तो दिल्ली को भी वही मॉडल अडॉप्ट करने की जरूरत है। बस दिक्कत ये है दिल्ली में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अगर 2 टन यहाँ पे पॉल्यूशन भी उसको कंट्रोल भी किया, सॉरी पॉल्यूशन बोल दिया, वेस्ट को कंट्रोल करा गया, उससे डबल टन्स ऑफ वेस्ट एक ही दिन में जनरेट हो जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है। स्पेस की कमी है वन ऑफ द रीजन। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा अपना पंजाब और हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा, तभी स्टबल बर्निंग को अवॉइड करने को बोला जाता है पंजाब वाले एरिया के अंदर, क्योंकि जो हवाएं हैं उस टाइम पे फ्लो कर रही होती हैं टुवर्ड दिल्ली, तो सारा धुआं यहीं पे आता है। एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट बोला है, यहाँ पे पार्क्स हो गए, ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाएं ताकि ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली के अंदर वो टैकल हो सके। बाकी पब्लिक की पार्टिसिपेशन, दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आप टैक्स पे कर रहे हो मैटर नहीं करता, सिटी को क्लीन रखना है वो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन आ जाती है। तो क्लाउड सीडिंग, वैसे तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि बारिश करवा देगी, पर आइडियल कंडीशन बहुत ज्यादा डिमांड करती है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट ठीक ठाक होगा तभी मैं बारिश करवा पाऊंगी। मतलब गर्मियों के आसपास जब आपकी ह्यूमिडिटी ठीक ठाक होती है उस टाइम पे क्लाउड सीडिंग सबसे सक्सेसफुल है, पर जब पॉल्यूटेंट्स के लिए इसको यूज करा जाता है तो लगभग फेल भी देखी हमने, अगर ह्यूमिडिटी वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो आइडियल सी कंडीशन है। बाकी हमें थोड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की जरूरत है, पॉल्यूशन को कैसे टैकल डाउन करा जाए उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, इसको आप लिख सकते हो, लिमिटेशंस के ऊपर बोला गया है।